तो स्वागत है आपका स्टडी यूट्यूब चैनल में। और मैं आपको करा रहा हूँ आज से बीएससी थर्ड सेमेस्टर की केमिस्ट्री स्टार्ट। बीएससी थर्ड सेमेस्टर की स्टार्ट करा रहा हूँ। तो आज हम जो बात करेंगे फर्स्ट जो यूनिट आपकी यूनिट फर्स्ट की हम लोग बात करने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट का आपका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, अगर आपने अभी तक और वीडियोज नहीं देखी जो कि मैंने मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री आपको करा दी है, तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ से आपको सब वीडियोज मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। और इसमें फर्स्ट हेडिंग डालोगे रेट ऑफ रिएक्शंस को बोलते हैं अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग यहाँ से आपकी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वह समय जिसमें कोई अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है, कोई अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। इस प्रकार इकाई समय में, ठीक है, ये आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। माना एक रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से हो रही है। मान लो कोई आपको उत्पाद है आपका और आपको परिवर्तित हो रहा है किसमें, पी प्रोडक्ट में। कोई आपका एक उत्पाद है वो पी प्रोडक्ट में अविकार हो रहा है, तब क्योंकि ये जो अविकारक है वो पदार्थ और पी उत्पाद में जो परिवर्तित हो रहा है, इस अभिक्रिया के वेग को हम क्या करते हैं, निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे देखो, इसको हम फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला होता है रेट ऑफ रिएक्शन बराबर माइनस डी ए अपॉन डी टी। देखो इससे आपके एक दो यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछ लेता है, तो वो मैं आपको करा दूंगा, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। माइनस डी ए अपॉन डी टी या रेट ऑफ रिएक्शन बराबर डी पी अपॉन डी टी। या तो आप अभिकारक ले सकते हैं, तो अभिकारक आप लेंगे तो माइनस का होगा क्योंकि आप उसको परिवर्तित कर रहे हैं, और आप अगर प्रोडक्ट लेते हैं डी पी अपॉन डी टी। अभिक्रिया का वेग दोनों से निकल सकता है। अभिक्रिया में नीचे आपको देखो, अभिक्रिया में जिस दर से ए की सांद्रता में कमी होती है उसी दर से पी की सांद्रता में वृद्धि होती है। देखो माइनस है वो कमी को शो कर रहा है और पी जो है प्लस को शो कर रहा है। ठीक है, सामान्य रूप से हम देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी एक्स अपॉन डी टी। अगर आप सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लेके आते हैं रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, फिर भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मेन फॉर्मूला ये है। आप चाहो तो अगर प्रोडक्टिव फॉर्म लिख सकते हो, तो चाहो अभिकारक की फॉर्म लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी जो इकाई है उसको मोल प्रति लीटर या प्रति सेकंड में काउंट करते हैं। रेट कांस्टेंट या वेग स्थिरांक क्या होता है, इसकी देखो जितनी मैं आपको परिभाषा करा रहा हूँ सभी की सभी इंपोर्टेंट है, तो सबको याद आपको करना है। रेट कांस्टेंट या वेग स्थिरांक क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। अभिक्रिया की दर जब मोलर सांद्रण एकांक हो, जब अभिक्रिया की दर वो मोलर सांद्रण एकांक हो, यूनिट फॉर्म में हो, उसकी जो सांद्रण है वो एकांक में यूनिट हो, वेग स्थिरांक या मोलर सांद्रण कहलाता है। देखो समझते हैं इस बात को। माना एक रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से हो रही है, हमने क्या लिया, एक अभिकारक लिया, एक प्रोडक्ट लिया, उत्पाद लिया, और वो कन्वर्ट हुआ सी प्लस डी में, कोई उन्होंने उत्पाद को कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पर जो अग्र अभिक्रिया का वेग है वो क्या होगा, के ए वी। कि हमारा कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, अभिक्रिया की कोई भी गति हो सकती है। इसी प्रकार जो पश्च अभिक्रिया, ठीक है, फर्स्ट अभिक्रिया का जो वेग है वो के सी डी हो जाएगा। मतलब जो आपने इस अभिक्रिया को बदला अभिकारक उत्पाद को, उसका के भी मान सकते हैं, और जो आपकी पश्च अभिक्रिया है ये वाली, उसको हम के सी डी मान सकते हैं। और के जो होगा अग्र और पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है। ठीक है, यहाँ पर जो के है आपका वो यहाँ पर वेग स्थिरांक होता है। पूछ सकता है काफ़ी बार, ये रिएक्शन दे देगा आपको, पूछ लेगा के क्या है, तो क्या आप बता सकते हैं, अग्र और पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक यहाँ पर होता है। अब समझते हैं अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारक। तो आपको तब लिखना है अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारक जब आपको लॉन्ग फॉर्म में पूछा जाए। तो कारक कौन कौन सा, सांद्रता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। सांद्रण, देखो सांद्रता आपको पता होगी किस चीज़ की, और किसी आम में कंसंट्रेशन को सांद्रता बोलते हैं। अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। देखो नॉर्मल सी बात है, अगर आप चीनी को पानी में घोलना है, पानी में चीनी को घोलना है, तो जितना अच्छी मिक्स हो जाएगा उतना अच्छा मिक्स आप कोई प्रोडक्ट दूसरा नहीं कर सकते। मैं आपको बोलूँ शहद को आपको घोलना है, तो शहद इतनी तरह से डिजोल्व नहीं हो पाएगा। तो उस डिपेंड करता है सांद्रता आपकी। तो अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता घटती जाती है, ठीक है, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग घटता जाता है। नॉर्मल सी बात है, जब आप चीनी घोलते जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत कम घुलना स्टार्ट हो जाती है, तो जिसके कारण जो अभिक्रिया का वेग है वो भी आपका घट जाता है। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर टक्करों की सांद्रता बढ़ जाती है। नॉर्मल सी बात है, आप जितना उसको मिक्स स्पीड से करेंगे तो उसकी टक्करों की संख्या वो भी बढ़ जाएगी, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिकारक की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। किसी रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंध टूटने और नए बंध बनते हैं। बंध का टूटना जितना सरल होता है अभिक्रिया का वेग उतना ही आपका अधिक होता है। नॉर्मल सी बात है, जितना स्पीड से आपको बंध टूटेगा उतनी स्पीड से आपका अभिक्रिया का वेग है वो बढ़ता जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं,
जैसे आपका HI का वियोजन जो है वो HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में, या आयोडीन है, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडीन का जो वियोजन है वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड और HCl की तुलना में तेजी से होता है, क्योंकि जो आयोडीन आपका जो आई का आकार है वो Vr तथा Cl ब्रोमीन तथा क्लोरीन की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। अब देखो थर्ड जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, थर्ड वाला आपका बहुत पूछा जाता है, मैंने आपको लिख भी दिया यहाँ पे, देखो मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट इस चक्कर से लिखा है क्योंकि काफ़ी बार अलग से पूछा गया है। तो अभिक्रिया का ताप क्या है, अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की ताप पर निर्भर करता है। नॉर्मल सी बात है, देखो आप देखा होगा, आपको अगर पानी, एक ही एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, चीनी को पानी में घोलना है, तो अगर आप उसको पानी उसमें आप देखो मिक्स करेंगे हाथ से तो वो तो टाइम लगाएगा, लेकिन आप उसको गर्म करते हैं, उसको हीट करते हैं, तो नॉर्मल सी बात है जब उसको हम हीट देंगे तो आपको दुगनी स्पीड से आपको डिजॉल्व होगा। तो अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया के ताप पर निर्भर करता है तथा अधिकतर अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। इसका कारण ये है कि ताप बढ़ने पर अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या बढ़ जाती है। सामान्यतः ये देखा गया है कि ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर अभिक्रिया के वेग का मान लगभग 2 गुना या 3 गुना तक बढ़ जाता है। अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को ताप गुणांक के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे इसको अंतर को समझते हैं, जो आपकी काफ़ी बार परिभाषा पूछी गई है। तो 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर से किन्हीं दो तापमान पर सामान्यतः 25 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस किसी अभिकारक के वेग स्थिरांक के अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं। ये आपको ताप गुणांक की परिभाषा है। इसका फॉर्मूला होता है ताप गुणांक का, ताप गुणांक बराबर T + 10 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक अपन T डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक। इनको आप साथ में लेके आएंगे, फुल मार्क्स, गारंटी से फुल मार्क्स आपको वहाँ पे मिलने वाले। ठीक है, और ताप गुणांक गामा मान सकते हैं, बराबर कितना होगा, K मान सकते हैं T + D डिग्री सेल्सियस बराबर 2 या 3 गुना अपन T डिग्री सेल्सियस, K × T डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल है HI का वियोजन होता है तो ताप गुणांक का जो मान है लगभग 1.7 आता है। कैसे आता है देखो, 2HI जब का टूटता है वो H2 + I2 में टूटता है, तो गामा है लगभग इसका स्थिरांक जो रहता है वो 1.7 स्थिरांक रहता है। नंबर 4 है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, प्रेशर को आप समझ सकते हैं, देखो ध्यान से। प्रेशर बढ़ने पे आपको गतिज ऊर्जा टक्करों की संख्या वो तो आपकी बढ़ेगी। सामान्यतः देखा गया है कि दाब बढ़ने पर अभिकारक भी बढ़ जाता है, क्योंकि अभिकारक अणुओं की टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। अगर आप किसी को प्रेशराइज करते हैं, ठीक है, उसको प्रेशराइज करते हैं तो उसकी स्पीड है ना बढ़ जाएगी। ये नॉर्मल इफेक्ट है, आपका आपको पता होना चाहिए। 4 और 5 तो कुछ तो आपके 3-4 तो ऐसे इफेक्ट हैं कि आपको बस थोड़ा सा लॉजिक है, आपको पता है कि आपका हो जाएगा। उत्प्रेरक का प्रभाव देखो क्या है, सामान्यतः दिए गए ताप पर उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, क्योंकि सक्रियण ऊर्जा का मान जो है कम हो जाती है। एक ग्राफ यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, ग्राफ को समझो ध्यान से। इसको हमने एनर्जी में शो किया है, यहाँ पे हमने रिएक्शन पाथ को शो किया है। ठीक है, हमने इसको कोई मेन पॉइंट वैल्यू यहाँ पे माननी है। इस देखो यहाँ पे जो ऊपर चढ़ रहा है गर्त, इसको EA विद आउट कॉन्स्टेंट अभिक्रिया मान लिया है। नीचे वाला है उसको EA विद कैटलिस्ट मान लिया। अभिकारक, तो इसमें है कि हम कोई अभिकारक लेके क्रिया कर रहे हैं, बिना अभिकारक क्रिया कर रहे हैं। यहाँ पे है कि विदाउट, हम बिना अभिकारक की क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका जो गर्त है अभिकारक का वो नीचे पहुंच गया है और इसका आपका ऊपर चला गया। ठीक है, तो इतना आपको बना लेना रिएक्शन पाथ और एनर्जी का। इसका मतलब है कि देखो अगर हम कोई अभिकारक का यूज कर रहे हैं तो एनर्जी, जब हम किसी अभिकारक का यूज नहीं करते तो एनर्जी हमारी ज़्यादा खर्च होती है। ठीक है, ऊपर जो शो कर रहा है, और यहाँ पर ये शो कर रहा है कि अगर हम कोई कैटलिस्ट ले रहे हैं तो जो एनर्जी खपत हमारी वो कम होती जा रही है। ठीक है, दोनों ग्राफ आपको यहाँ पर शो करा देने। नंबर 6 ऑप्शन देखो, नंबर 6 हेडिंग है विकिरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। देखो कुछ अभिक्रिया जो सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती हैं परंतु लाइट रेडिएशन के उपस्थित में होने लगती हैं, ऐसी अभिक्रिया को प्रकाश राशि अभिक्रिया कहते हैं। देखो कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो नॉर्मल नहीं होगी, लेकिन जब हम सूर्य के प्रकाश से लाइट इफेक्ट उस पर करते हैं, रेडिएशन इफेक्ट उस पर करते हैं तो आपका होने लगती है, उसको हम बोलते हैं विकिरण का प्रभाव। क्लियर है। एग्जाम्पल देखो H2 और Cl2 के संयोजन में HCl का बनना, प्रकाश संश्लेषण आदि। जब ये दोनों H2 हाइड्रोजन क्लोरीन जबकि बनती हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो बनता है वो प्रकाश संश्लेषण की आदि अभिक्रिया से आपका बनता है। ठीक है, अब इसी में ऑप्शन आपका अभिक्रिया की आणविकता। देखो ये सबसे हेडिंग में लिखा रहा हूँ। देखो एक तो आपकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, यहाँ तक आपको वो जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताया था यहाँ तक लॉन्ग हो जाएगा, और ये आपको लॉन्ग लेना है तो उसमें आप अभिक्रिया की आणविकता पूछ सकते हैं। बन अलग से आपको ध्यान भी रखना, अभिक्रिया की आणविकता अलग से आपको काफ़ी बार इसकी परिभाषा बैच शॉर्ट क्वेश्चन पूछी गई है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु
अणु या आयनों की संख्या जो उत्पाद बनाती है। ध्यान रखना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु, अणु या आयनों की संख्या जो उत्पाद बनाती है अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अभिक्रिया की आणविकता निम्न प्रकार की होती है, इसको हम समझ सकते हैं। जैसे एक आणविक अभिक्रिया, देखो PCl5, इसमें देखो एक आणविक क्रिया पी, देखो पी है ना, ये एक आणविक अभिक्रिया है जो पी आपको शो कर रहा है। PCl3 + Cl2 द्विआण्विक अभिक्रिया में क्या होगा, देखो इसमें दो फॉर्म ले रखी है हमने, देखो दो फॉर्म ले रखी है HI की, हाइड्रोजन आयोडाइड की, तो H2 + I2 आपकी दो फॉर्म में यहाँ पे टूट गया। ओके, फिर आपका थर्ड ऑप्शन त्रिआण्विक अभिक्रिया, देखो 2NO + O2, यहाँ पे हम देखो O की कितनी फॉर्म है, दो फॉर्म, तो इससे आपका त्रिआण्विक अभिक्रिया बोलते हैं। 2NO2 आपका यहाँ पे हो जाएगा। बहुआण्विक में आपका कोई भी हो सकता है, देखो N2 + 3H2 में ऐड किया, लेकिन आप और भी इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं, 4H2, 6H2, 7H2, तो इतनी संख्या यहाँ पर हमारी बढ़ती जाएंगी। इसको बोलते हैं बहुआण्विक अभिक्रिया। ठीक है, इसको समझते हैं। सामान्यतः अभिक्रिया का जो आणविकता है 3 से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही समय में 3 से अधिक अणुओं की टकराने की संभावना बहुत कम होती है। देखो कोई अभिक्रिया उसमें एक ही समय में 3 से अधिक अणुओं की टकराने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इस प्रकार अभिक्रिया को जटिल अभिक्रिया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी कहते हैं। याद रखना ये वाला फॉर्म कि जो जटिल अभिक्रिया उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, आज तक हम यहीं पर करते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको टिक लगा दी यहाँ पे, जो आपका कंप्लीट हो चुका है। अगला जो क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे लॉन्ग में पूछा जाता है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, और जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आपको जरूर चेकआउट कर लेना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना, क्योंकि ऐसी आपकी BSc केमिस्ट्री में यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराता हूँ, और इसके नोट्स भी प्रोवाइड आपको करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इसको चेकआउट जरूर कर देना। थैंक यू।